हेलो दोस्तों, मैं दीपू यादव राणा IAS अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी। जो हिंदी शब्द है वो एक भाषा है। हिंदी जो शब्द है वो एक क्या है, आपका भाषा। और भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो संस्कृत के भाष धातु से। अब भाषा से पहले हिंदी का एक शब्द है, जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी जो शब्द है वो किस नदी से लिया गया है, तो आपका सिंधु नदी से लिया गया है। जो सिंधु का प्रयोग मिलता था पहले आपका ऋग्वेद में मिलता था, और ऋग्वेद में एक नदी के रूप में मिलता था। जैसे ईरानी लोग भारत में प्रवेश करते हैं तो वो सिंधु को क्या बोलते हैं, हिंद बोलते हैं। सिंधु क्या बोलते हैं, हिंद बोलते हैं। मतलब वो सैकू है कहते थे, तो सिंधु को उन्होंने क्या बोला, हिंद। और इस हिंद शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो किस ग्रंथ में मिलता है, तो अवेस्ता में। जो अवेस्ता था वो यूनानियों का या ईरानी का एक पवित्र ग्रंथ था। जैसे ईरानियों का मध्यकाल आया तो उन्होंने इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया, इग प्रत्यय लगाया। और हिंद से क्या बना, आपका हिंदिग बना। कालांतर, जैसे आपका कालांतर समय आया, कौन सा समय आया, कालांतर। कालांतर का मतलब होता है कुछ समय बाद। जब ईरानियों का कुछ समय बाद जो समय था वो उन्होंने हिंदी को क्या बोला, आपका हिंदी बोला। और जो हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका आंसर होता है सर्वप्रथम उल्लेख तो रामचरितमानस। जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास द्वारा रचित है। चलिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाषा की। अब जितने भी भाषा से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भाषा कहते किसे हैं, तो उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है, भाषा। और भाषा की सरल परिभाषा होती है कि अपने विचारों तथा भावों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने का माध्यम ही क्या है, भाषा है। आपसे पूछे कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार की होती है। भाषा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो आपका आंसर होता है 2 प्रकार की होती है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला होता है आपका मौखिक भाषा। दूसरा होता है आपका लिखित भाषा। तीसरा होता है आपका सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो मैं बोल रहा हूं, लिखित भाषा जो मैं लिखूंगा या लिख रहा हूं, सांकेतिक भाषा क्या होती है, संकेतों की भाषा। जैसे कि एग्जाम्पल, मुझे किसी को ना करनी है तो अपनी मैं गर्दन को हिला के ना कर सकता हूं, तो वही का एक संकेत है, वही आता है आपका सांकेतिक भाषा। आपसे पूछेगा कि भाषा का प्रधान रूप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मौखिक भाषा। भाषा का ये कैसा रूप है, तो आप कहोगे प्रधान रूप है। आपसे पूछे कि भाषा का गौण रूप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा लिखित भाषा। भाषा का गौण रूप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कि लिखित भाषा। बूझ ले कि सबसे क्या प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सांकेतिक भाषा। प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सांकेतिक भाषा। जो आपके मुख्यतः 2 प्रकार हैं वो होते हैं आपके, एक मौखिक और दूसरा आपका लिखित। चलिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम जानकारी ले रहे थे भाषा के बारे में। आपसे पूछेगा कि भाषा का आरंभ होता है, भाषा का आरंभ होता है, तो आपका आंसर होगा ध्वनि से। आपसे पूछे कि भाषा का निर्माण किसके सहयोग से होता है, भाषा का जो निर्माण होता है
वो किसके संयोग से होता है, किसके संयोग से होता है, तो आपका आंसर होगा ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह के संयोग से होता है। आगे पूछेगा कि भाषा के तत्व कितने हैं, भाषा के तत्व कितने हैं, तो मेरा जो आंसर होगा वो 3 है। वो 3 कौन कौन से हैं, एक आपका मौखिक, एक आपका लिखित, एक आपका सांकेतिक। जो आपका भाषा के अंग बूझे आपसे, भाषा के अंग, ये आपसे बोले अवयव, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका ध्वनि होता है, एक आपका वर्ण होता है, एक आपका शब्द होता है, एक आपका वाक्य होता है। ध्यान रखना, भाषा के अंग या अव्यय पूछेगा तो ध्वनि, वर्ण, शब्द या वाक्य। भाषा का आरंभ पूछेगा तो सटीक आंसर होगा आपका ध्वनि। और भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है, तो ध्वनि चिन्ह के संयोग से होता है। भाषा के कितने तत्व हैं, तो आंसर होगा 3 तत्व हैं, एक मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक। चलिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और जानते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा समृद्ध होती है, भाषा जो समृद्ध होती है, समृद्ध का मतलब होता है भाषा बहुमुखी होती है। वो कैसे होती है, तो आपका आंसर होगा दूसरी भाषा से शब्द लेकर, दूसरी भाषा से शब्द लेकर। आपसे बोले कि देव भाषा किसे कहते हैं, देव भाषा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा देव भाषा जो कहते हैं वो आपका संस्कृत को कहते हैं। प्राचीनतम भाषा कौन सी थी, तो आंसर होगा संस्कृत थी। आपसे बोले कि भाषा जो है वो कैसी इकाई है, तो आप कहेंगे आधारभूत इकाई है, आधारभूत इकाई। चलेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया, भाषा का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया, तो आपका आंसर होता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। भाषा का क्रम क्या है, तो भाषा का क्रम जानिएगा। सबसे पहले जो भाषा आती है वो आपकी आती है मातृभाषा, मातृभाषा। मातृभाषा से अगली इकाई होती है, अगली भाषा होती है आपकी, उसे बोलते हैं परिष्कृत, परिष्कृत भाषा, या इसे बोलते हैं परिमार्जित, परिमार्जित भाषा। इससे जो अगली आती है वो आती है आपकी परिनिष्ठ, परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ से जो अगला नंबर आता है वो आता है आपका हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी भाषा। और हिंदुस्तानी से जो अगले नंबर आता है वो आपका आता है शिलिष्ट, शिलिष्ट योगात्मक, शिलिष्ट योगात्मक भाषा। और शिलिष्ट योगात्मक भाषा से जो अगला नंबर आता है वो आता है आपका राज्य भाषा, राज्य भाषा। और राज्य भाषा से जो अगला नंबर आता है वो आपका आता है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। और राष्ट्रभाषा से अगला नंबर आता है राजकीय भाषा, राजकीय भाषा। और हिंदी कैसी भाषा है, तो राजकीय भाषा। मतलब हिंदी को इस क्रम में गुजरना पड़ेगा, जब हिंदी क्या बनेगी आपकी राजकीय भाषा। और किस अनुच्छेद के तहत बनेगी, 343। और अनुच्छेद हिंदी का किस किस में आती है, 343 से 351 तक, भाग 17। और यही क्या आपकी राजभाषा है। तो जानते हैं कि मातृभाषा कैसे होती है, परिष्कृत भाषा क्या होती है।
तो समझिएगा कि जो मातृभाषा होती है इसे हम बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा, इसे बोलते हैं हम क्षेत्रीय भाषा। जो भाषा आपके आसपास में बोली जाती है वह कहलाती है आपकी मातृभाषा, और मातृभाषा को बोलते हैं हम क्षेत्रीय भाषा। या भाषा का बहरूप जो देश की जनता अपने घर समूह में प्रयोग करती है उसे बोलते हैं आप क्षेत्रीय भाषा। उससे अगला आता है परिष्कृत या परिमार्जित भाषा। तो ये क्या होती है, तो ध्यान रखना, शुद्ध की गई भाषा, शुद्ध की गई भाषा, शुद्ध की गई भाषा। क्षेत्रीय भाषा को शुद्ध रूप मिलेगा तो वो भाषा कहलाएगी परिष्कृत या परिमार्जित। जैसे मैंने मुखोटा बोला तो मुखोटा क्या है, अपने आसपास से सीखा हुआ है, वह कहलाएगा क्षेत्रीय भाषा। लेकिन मुखोटा का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है मुख, और जब मुख शुद्ध हुआ तो वो कहलाएगा आपका परिष्कृत या परिमार्जित भाषा। अब परिनिष्ठ भाषा क्या होती है, परिनिष्ठ भाषा जो होती है इसकी परिभाषा होती है कि भाषा का बहरूप जो भाषा व्याकरण ढांचे में ढलकर एक व्यवस्थित क्रम में बोली जाती है वही कहलाती है परिनिष्ठ भाषा। इसे बोल सकते हैं, ये कैसी होती है, व्याकरणनिष्ठ भाषा, व्याकरणनिष्ठ भाषा, या बोल सकते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा, संस्कृत निष्ठ भाषा। तो ध्यान रखना, इसकी परिभाषा पूछ लेता है कि ये पूछ लेगा आपसे क्या व्याकरण निष्ठ भाषा कौन सी है, तो आपका आंसर होगा परिनिष्ठ भाषा। या आपसे एक परिभाषा पूछ ले परिनिष्ठ भाषा की, तो ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं कि भाषा का वह रूप जो भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर आपके एक व्यवस्थित क्रम में बोली जाती है वह कहलाती है आपकी परिनिष्ठ भाषा। अब परिनिष्ठ भाषा से जब हिंदी आती है वो कायम आती है आपकी हिंदुस्तानी भाषा में। जो हिंदुस्तानी भाषा है इसमें कौन कौन सी भाषा आती हैं, तो आप बोलोगे हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू जो भाषा का मेल है या मिश्रण है उसे बोलते हैं हिंदुस्तानी भाषा। और हिंदुस्तानी भाषा से अगली आती है श्लिष्ट योगात्मक भाषा, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ध्यान रखना, श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ और योगात्मक का मतलब होता है योग, मतलब सारी भाषा का योग या सारी भाषा जहां चिपक जाए उसे बोलते हैं श्लिष्ट योगात्मक। मतलब इसका उपनाम क्या है, खिचड़ी भाषा। खिचड़ी भाषा कौन सी है, श्लिष्ट योगात्मक। और आज हिंदी किस रूप में मिलती है, तो आप बोलोगे श्लिष्ट योगात्मक। मतलब हिंदी में सारी भाषा के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फ्रेंच, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, इस तरीके से। तो ध्यान रखना जो आपकी ये है इसमें क्या है, कई भाषाओं का वर्णन। राज्य भाषा क्या होती है, जब श्लिष्ट योगात्मक से आगे पहुंचती है आपकी राज्य भाषा। राज्य भाषा होती है एक विशेष राज्य की भाषा, एक विशेष राज्य की भाषा, एक विशेष राज्य की भाषा। एक विशेष राज्य की भाषा होती है आपकी राज्य भाषा। जैसे नागालैंड की आपकी अंग्रेजी हो सकती है, आपकी किसी भी राज्य की कोई भी भाषा बन सकती है। तो ध्यान रखना जो राज्य भाषा होती है वो केवल एक विशेष राज्य की भाषा होती है। अब राज्य से भाषा से आगे आता है आपका राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की परिभाषा क्या होती है, तो वह भाषा जो देश में बहुमुखी हो जाती है वह कहलाती है राष्ट्रभाषा। और अब से अगला आता है आपका राजकीय भाषा, राजकाज की भाषा, राजकीय भाषा। तो हिंदी राजकीय भाषा कब बनी, तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे बनी। तो पहले मातृभाषा थी, फिर परिष्कृत थी, फिर परिनिष्ठ थी, फिर हिंदुस्तानी, फिर श्लिष्ट योगात्मक, फिर राज्य भाषा, फिर राष्ट्रभाषा, अब बनी आपकी राजकीय भाषा। और कब बनी, तो आपका आंसर होगा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर आपका 1949। इसलिए आप हिंदी दिवस कब बनाते हो, 14 सितंबर को बनाते हो। विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं, तो आंसर होगा 10 जनवरी। भारत में सर्वप्रथम हिंदी दिवस कब बनाया गया, तो 14 सितंबर 1953 को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी हम भाषा के बारे में जानेंगे।
अब बात करते हैं कि भाषा के जो हमने अंग लिखे थे वो अंग का हम क्रम से पढ़ते हैं, तो उन अंग को ही हम बोलते हैं भाषा की इकाइयाँ। क्या बोलते हैं? भाषा की इकाइयाँ बोलते हैं। अंग बोल दो, इकाइयाँ बोल दो या अवयव बोल दो, वो बात एक ही है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपका आंसर होता है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। जब ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की और है कैसी? आपकी एक मौखिक है। कैसी है? तो मौखिक है। और जब मौखिक है तो आपकी कैसी है? आपकी इसे बोलेंगे आपकी अस्थायी इकाई है। कैसी आपकी है? अस्थायी इकाई है। भाषा की अस्थायी इकाई कौन सी होती है? आपका सटीक आंसर होगा ध्वनि। अस्थायी क्यों है? क्योंकि मौखिक है। मौखिक का मतलब होता है जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने अपनी बात इस समय कुछ कही और किसी ने मुझसे और कुछ बोला तो मैंने अपनी बात बदल दी, तो वो होती है आपकी अस्थायी। और आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अभी मैंने आंसर बताया था ध्वनि, लेकिन ध्वनि ऑप्शन में ना मिले तो आपका आंसर होगा बड़। आपका आंसर होगा बड़। और बड़ क्या है? आपका स्वतंत्र होते हैं और बड़ हमेशा लिखे जाते हैं। जब लिखे जाते हैं तो बड़ कैसी इकाई है? आपकी लिखित इकाई है। बड़ कैसी है? आपकी लिखित इकाई है। और लिखित को हम बोलते हैं स्थायी। क्या बोलते हैं? स्थायी इकाई। और भाषा की अभी बताया था कि भाषा की आपका प्रधान रूप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ध्वनि। और भाषा का गौण रूप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बड़। लेकिन बुझ ले कि भाषा की आधारभूत इकाई, भाषा की मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई, तो आपका आंसर होगा ध्वनि। और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई आपका आंसर होगा बड़। बड़ से अगली इकाई आती है अक्षर। देखो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि अक्षर को बड़ बता देते हैं। जब अक्षर को आपने बड़ बता दिया और बड़ को आपने ध्वनि बता दिया तो ध्वनि तो स्वयं अक्षर हो जाएगी, तो वो गलत है ना। तो अब अक्षर के बारे में समझिएगा। क्या अक्षर के बारे में जानते हैं? अक्षर की परिभाषा तो मैं बोल सकता हूं कि वर्णों का समूह ही अक्षर है। और एक अक्षर किसके बराबर होता है? तो एक अक्षर में एक व्यंजन होता है और एक स्वर होता है। तो अक्षर में क्या होता है? एक व्यंजन होता है और एक क्या होता है? आपका स्वर होता है। मतलब अक्षर जब ही बनेगा जब व्यंजन और स्वर का मेल होगा। अक्षर कितने प्रकार का होता है? तो अक्षर दो प्रकार का होता है। एक वृद्धाक्षर होता है और एक मुक्ताक्षर होता है। एक मुक्ताक्षर होता है और एक आपका वृद्धाक्षर होता है। मुक्ताक्षर क्या होता है? तो ध्यान रखना, जिस अक्षर के अंतिम ध्वनि हलंत मुक्त हो वो कहलाएगा आपका मुक्ताक्षर, और हलंत युक्त हो वह कहलाएगा वृद्धाक्षर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम, यहाँ पर लिखा मैंने राम, तो राम क्या है? अंत में हल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो इसे बोलेंगे मुक्ताक्षर, मतलब अंत में स्वर है। तो आपका होगा मुक्ताक्षर, अंत में स्वर नहीं है, वह कहलाएगा आपका वृद्धाक्षर। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सम्राट। क्या लिख दिया मैंने? सम्राट। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? आपका ये हल लगा हुआ है, इसलिए क्या है? इसमें स्वर नहीं है, इसे बोलेंगे वृद्धाक्षर। ध्यान रखना, जो ये आपका चिन्ह होता है ये होता है हल, और ये जिस बड़ पे लगता है, ये जिस बड़ पे लगता है उस बड़ को बोलते हैं हलंत। तो आपका ये जो पूरा किस बड़ पे लगा हुआ है? टे पे, तो ये टे तो कहलाएगा पूरा, ये हलंत बड़ कहलाएगा। और ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है? हल का। तो अब आगे बढ़िएगा। अक्षर से जो बड़ी इकाई आती है वो आपकी आती है शब्द। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अक्षर से बड़ी इकाई आती है शब्द। और शब्द कितने होते हैं? तो शब्द दो ही होते हैं। एक आपका सार्थक होता है, एक शब्द आपका सार्थक होता है, एक आपका निरर्थक होता है। शब्द आपके दो ही होते हैं, एक सार्थक एक आपका निरर्थक। लेकिन आपसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है? तो मेरा सटीक आंसर होता है शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो मेरा आंसर होगा शब्द, या बोलते हैं इसे भाषा की द्वितीय इकाई। भाषा की द्वितीय इकाई, भाषा की द्वितीय इकाई। तो द्वितीय इकाई है वो भी आपका क्या है? शब्द है। सबसे जो अगली इकाई आती है वो आती है आपकी
पद। क्या आती है? पद। पद की परिभाषा क्या होती है? तो बोल सकते हैं किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दें तो वह क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा होती है किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दें, वाक्य में कर दें तो वह क्या बन जाता है? आपका पद कहलाता है। और पद, जो पद से बड़ी इकाई होती है वो आपकी होती है पदबंध। पद से बड़ी क्या होती है? पदबंध। मतलब पदों को बांध दिया, क्या कहलाएगा? पदबंध। कह सकते हैं पदों का समूह, पदों का समूह, पदों का समूह ही होता है आपका पदबंध। पदबंध से बड़ी इकाई होती है आपकी उपवाक्य। उपवाक्य। अब उपवाक्य क्या होता है या उपवाक्य की परिभाषा क्या होती है? तो वाक्य में जितनी समापिका क्रिया होती हैं उतने क्या बनते हैं? आपके उपवाक्य बनते हैं। आपसे पूछेगा उपवाक्य के प्रकार बूझ लेता है या उपवाक्य के आपसे भाग बूझेगा? तो प्रकार बूझेगा, आंसर होगा 3, आंसर होगा 2। और भाग बूझेगा तो आंसर होगा आपका, सॉरी भैया, आपसे भाग बूझेगा तो आंसर होगा आपका 2 और प्रकार बूझेगा तो आपका आंसर होगा 3। जो भाग हैं वो कौन कौन से भाग हैं? तो एक होता है आपका प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, इसको बोलते हैं हम मुख्य उपवाक्य। और जो दूसरा नंबर होता है वो दूसरा नंबर होता है गौड़ उपवाक्य, इसे बोलते हैं हम आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। जो प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा होता है विशेषण, विशेषण उपवाक्य। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ध्यान रखना कि उपवाक्य के भाग बूझेगा आंसर होगा 2, भाषा उपवाक्य के प्रकार बूझेगा आंसर होगा 3। पहला भाग है प्रधान उपवाक्य, इसे बोलते हैं मुख्य उपवाक्य। दूसरा भाग है आपका गौड़ उपवाक्य, इसे बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य के प्रकार बूझे आंसर होगा 3, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैं समझता हूं कि मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिएगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इससे अगली का आती है आपकी वाक्य, और वाक्य को बोलते हैं भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है? तो आपका आंसर होगा वाक्य। और वाक्य को कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रयोग के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है और आपका प्रयोग के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आपके समझ में आई होगी और इस चैनल पर आपको हिंदी 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाई जाएगी। आज इसी क्रम में आप यहां पर इस क्लास को स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरी भैया हिंदी आपको समझ में आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।